यूपीएससी का गुच्ची मशरूम का क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा। उसी के साथ साथ कल की न्यूज़ में आया था फ्लोरा फौना एंड फंगा। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली एंड वेलकम टू द एडिटोरियल सेशन। देखिए, जैसे कि हम रेगुलर ही डिस्कस करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो उसी सीरीज़ में एक फ्लोरा फौना एंड फंगा नाम का एक नया फंगाई मिला है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो फंगाई क्या होता है, इसको एक हमारी ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में ही रखा गया है। अगर आप लोग जानते हो तो फंगाई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड ऑन इक्वल फूटिंग विद द प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे कि प्लांटेई और एनिमेलिया ये किंगडम्स होते हैं, उसी तरीके से हमें फंगाई को भी प्रोटेक्ट करना है। कुछ इसका रिकॉग्निशन आया था। अब यहीं पे फंगा नाम का एक कैंपेन चलाया गया है। The UN Biodiversity suggests acknowledging fungi in conservation by using fungi alongside, है ना। तो फंगा कैंपेन क्यों चलाया गया है, ताकि हम जो फ्लोरा एंड फौना है उसमें हम जो एनिमल प्लांट्स जो कंजर्व करते हैं उसके साथ साथ हम फंगस यानी फंगाई को भी कंजर्व करेंगे, इसकी बात चली थी। तो उस पर्सपेक्टिव से ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। व्हाट रोल डू दे हैव? फंगाई हैव अ इकोलॉजिकल रोल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फंगाई का जो होता है वो इकोलॉजिकल रोल होता है। इकोलॉजिकल रोल कैसे होता है? ये हमें पॉल्यूशन वगैरह के इंडिकेशन देने में भी मदद करता है। ठीक है, इसको याद रखना कि ये पॉल्यूशन का एक अच्छा इंडिकेटर होता है। उसके साथ साथ ये डीकम्पोजिशन में हेल्प करता है। रोल इन द डीकम्पोजिशन, फॉरेस्ट रीजनरेशन, ममेलियन डाइजेशन, हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि यूपीएससी में मैक्सिमम प्रीलिम्स एंड मेंस में ये आपका आता ही आता है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड मेंटेनिंग द न्यूट्रिएंट साइकिल। तो न्यूट्रिएंट साइकिल भी ये मेंटेन करता है, इस पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आज आपने जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पढ़ा, इसको जाकर इसी वक्त रिवाइज कर लेना, तो इससे आपका जो स्टैटिक है और जो डायनेमिक है दोनों साइड से कवर होता चलेगा। और ये फंगा कैंपेन मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यहाँ पे क्या था। अब आपको पता है चंद्रयान 3 तो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है, आदित्य L1 भी हो गया है। अब हम आए हैं लीगो के साइड। तो क्या है ये लीगो, और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो लीगो का अगर फुल फॉर्म देख लें तो क्या है, वो होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव। ठीक है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव। लीगो इंडिया विल बी द थर्ड नोड ऑफ लीगो लैबोरेटरी इन द यूएस। ठीक है, जो लीगो लैबोरेटरी आपकी यूएस में है, लीगो इंडिया इसका थर्ड नोड है। लीगो इंडिया विल बी सेटअप इन महाराष्ट्र हिंगोली डिस्ट्रिक्ट। अब इसको मत भूलना, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा लीगो कहाँ पर सेट किया जा रहा है, दैट इज इन महाराष्ट्र की हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जो कि एक अरिड स्ट्रेच ऑफ लैंड है। अरिड स्ट्रेच ऑफ लैंड मतलब ड्राई लैंड है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एम क्या है लीगो ऑब्जर्वेटरी का, ताकि हम स्टडी कर पाए ग्रेविटेशनल वेव्स को। ठीक है, तो इतना सा आर्टिकल है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि चंद्रयान एंड आदित्य L1 लॉन्च हो चुके हैं, तो उसके साथ साथ लीगो भी आ सकता है, तो इसको भी आप भूलना मत। अब देखो, चलो चंद्रयान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, चंद्रयान के बारे में हमने फर्दर पीछे डिस्कस किया हुआ है। अब हम आदित्य L1 के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या है और कैसे किस सैटेलाइट के थ्रू भेजा जा रहा है। तो आदित्य L1 आपको पता है किसके थ्रू भेजा गया है, दैट इज योर PSLV आदित्य L1 मिशन, है ना। PSLV C57 ये पर्टिकुलर आपका यूज हुआ है। PSLV ने अभी तक जो हिस्ट्री रही है आपकी इसरो की, उसमें बहुत सारी सक्सेसफुल लैंडिंग्स कराई हैं। उस पर्सपेक्टिव से PSLV आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंड इसके साथ साथ GSLV
SSLV भी पढ़ लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इन तीनों का फुल फॉर्म भी बताइएगा। The launch of Aditya L1 by PSLV C57 is accomplished successfully. अब लॉन्च तो सक्सेसफुली हो चुका है। द व्हीकल हैज़ बिन प्लेस्ड द सैटेलाइट प्रिसाइसली इनटू द इंटेंडेड ऑर्बिट। तो व्हीकल इंटेंडेड ऑर्बिट में भी सक्सेसफुली जा चुका है। इंडिया का जो फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी है हैज़ बिगन इट्स जर्नी टू द डेस्टिनेशन ऑफ सन अर्थ L1 पॉइंट। अब देखो L1 पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको प्रीवियस वीडियोस में, तो एक बार वहां से रिवाइज जरूर कर लेना। नेक्स्ट आपका आर्टिकल था एक साथ चुनाव संविधान में करने पड़ेंगे 5 संशोधन। अब देखो आपने ये बहुत ज़्यादा इस वक्त न्यूज़ में सुना होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये काफ़ी ज़्यादा आपके न्यूज़ में चल रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस करने हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्पस से मेंस प्लस प्रीलिम्स दोनों से ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो ये हिंदी का आर्टिकल है, हिंदी न्यूज़पेपर का, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इम्पॉर्टेंट था, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आप के लिए लगाया मैंने। देखो यहाँ पे सबसे पहले लाइन बाय लाइन अगर हम चलें तो ये बोल रहा है लोकसभा एंड और राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए कम से कम 5 संवैधानिक संशोधन और बड़ी संख्या में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM व पेपर ट्रेल मशीनों की ज़रूरत होगी। तो अगर आपको लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन एक साथ कराने हैं तो 5 तो संवैधानिक संशोधन करेंगे ही आप, उसके साथ साथ EVM और पेपर ट्रेल मशीन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जिस पे 1000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, ऐसा कहा गया है। वहीं पे एक साथ चुनाव कराने से सरकारी खजाने की भारी बचत होगी और बार बार चुनाव कराने में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था मशीनरी की ओर से किए जाने वाले प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा। तो जो हम बार बार इलेक्शन कराते हैं और उसके पीछे इतना पैसा खर्च करते हैं, उसमें हमने बोला कि एक बार में इलेक्शन कराकर चीज़ों को ख़त्म करेंगे। उल्लेखनीय है कि सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाएं तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति, अब किसके अंतर्गत ये बैठक हुई है, क्वेश्चन आ सकता है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो आपको ये यहाँ से याद रखना है। उसी के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उपचुनावों सहित के परिणाम स्वरूप आदर्श आचार संहिता, जिसे हम मॉडल कॉन्डक्ट ऑफ कोड कहते हैं, MCC, लंबे समय तक लागू होती है और इसका विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब आपको पता है जब MCC जो हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसे हम आचार संहिता कहते हैं, वो लागू हो जाता है तो उस टाइम पे सभी जो विकासात्मक कार्य होते हैं वो रोक दिए जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी घाटा हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे कौन से वो 5 आर्टिकल्स हैं जिसमें चेंजेस होने वाले हैं, तो संविधान के संबंधित अनुच्छेद आपका 83 चेंज होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने से संबंधित है। उसके साथ साथ 85 चेंज होगा, जिसमें आप राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है। देन आपका आता है 172 172 जो राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित है, और 174 और 356 ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें चेंजेस लाए जाएंगे। अब देखो ये तो मैंने आपके हिंदी आर्टिकल से निकाला था बिकॉज वहाँ पे ये चीज़ें बहुत सफाई से और क्लीननेस के साथ दी गई थी। लेकिन अगर हम थोड़ी सी ओल्ड डिबेट की बात करें तो वो क्या है, देखो सेंटर ने कमेटी फॉर्म कर दी है, तो आपको पता है पैनल फॉर्म किसके अंतर्गत हुआ है, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के अंतर्गत हुआ है। अगर हम बात करें कि आइडिया के पीछे किन किन लोगों का क्या क्या मत है, तो उसमें देखो नीति आयोग के अकॉर्डिंग 2016 पेपर को ऑथर्ड बाय विवेक रॉय एंड किशोर देसाई नोटेड। अब देखो 2016 में एक पेपर होता है लॉन्च, उसमें जो है विवेक रॉय और किशोर देसाई क्या बोलते हैं कि सेपरेट इलेक्शन लीड टू मासिव रिकरिंग एक्सपेंडिचर एज वेल एज
प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस। अब आपको पता है जब आप सेपरेट इलेक्शन करवाते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर तो होता ही होता है, प्लस आपके जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस हैं, जो पुलिस फोर्सेस लगाई जाती हैं, टीचर्स का काम रुक जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो रुक जाता है। जो हमारा प्रोसेस चल रहा होता है हमारी कंट्री में नॉर्मल, वो सारी चीज़ें रोक दी जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेपरेट इलेक्शन। ठीक है, उसके साथ देखो ये सारी चीज़ें आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इट सजेस्ट होल्डिंग इलेक्शन इन 2 साइकिल विद एन इंटरगम ऑफ 30 मंथ। ऐसा बोला कि इलेक्शन को 30 मंथ के इंटरगम पे 2 साइकिल्स में करवाओ। इट पेक्ड कॉस्ट ऑफ साइमल्टेनियस polls at 4500 crore while the cost of 2014 Lok Sabha poll alone was 3870 crore। तो देख रहे हो कितना ज़्यादा मासिव एक्सपेंडिचर होता है ऑन द इलेक्शंस। वहीं पे अगर स्टैंडिंग कमेटी की बात करते हैं तो इन 2015 द हाउस पैनल ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड लॉ एंड जस्टिस सेट इलेक्शन कुड बी हेल्ड इन 2 phases। तो इनकी भी यही राय थी कि इलेक्शन को 2 phases में होना चाहिए। देन polls of some assembly can be held in Lok Sabha mid-term and remaining assembly could be held at the end of the Lok Sabha term। तो बोला कि एक तो मिड टर्म में करा लो, एक एंड में करा लेना। लॉ कमीशन की बात करते हैं तो 1999 में द लॉ कमीशन इन इट्स 170th रिपोर्ट ऑन द रिफॉर्म ऑफ इलेक्शन लॉ सेट होल्डिंग साइमल्टेनियस पोल वुड बी आइडियल। बोल रहे हैं कि अगर आप साइमल्टेनियस पोल अगर करवाना चाहते हो तो ये सिर्फ एक आदर्शात्मक चीज़ है, आइडियल है, बट अ वर्केबल फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में काम करने वाला फॉर्मूला चाहिए ना हमें। द होल्डिंग ऑफ अ सेपरेट इलेक्शन और टू असेंबली शुड बी एन एक्सेप्शन एंड नॉट द रूल। इन्होंने बोला कि जो सेपरेट इलेक्शन का जो चीज़ है वो एक एक्सेप्शन है, वो रूल नहीं है, इसको आप चेंज कर सकते हो। अनदर लॉ पैनल रिपोर्ट की बात करें 2018 की, तो उसने बोला कि पोल डोंट ऑल्टर बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको ऑल्टर नहीं करता है हमारा पर्टिकुलर साइमल्टेनियस पोल। ठीक है, तो ऐसी बात कही। अब देखो यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एज अ विजिलेंट स्टूडेंट पता ही होने चाहिए। सबसे पहला है 1 नेशन 1 इलेक्शन किसके अंतर्गत हुआ, तो ये तो अभी तक आपको अच्छे से याद हो चुका है। अब इसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट इज 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो डेफिनेशन की बात करें तो 1 नेशन 1 इलेक्शन रिफर्स टू द आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस पोल फॉर द स्टेट असेंबली एंड द लोकसभा। लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए साइमल्टेनियस पोल यानी कि एक ही टाइम पे अलग अलग पोल्स रख के हम इलेक्शन करवाएंगे, जो कि हम जो अलग अलग इलेक्शंस होते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्च होता है उसको कम करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें की हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल चैलेंजेस की बात करते हैं तो 1 नेशन 1 इलेक्शन विल रिक्वायर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने दिखाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाएगा, कौन कौन से आर्टिकल में लाएगा, 5 आर्टिकल में। वहाँ पे हिंदी में पढ़े थे, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए था, अभी इंग्लिश मीडियम में देख लो। आर्टिकल 83 में चेंज आएगा। आर्टिकल 83 में क्या है, रिलेटिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसके ड्यूरेशन में चेंज आएगा। आर्टिकल 85 क्या है, दैट इज रिलेटेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है वो डिसॉल्व करता है लोकसभा को, दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 85, तो उसमें भी चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे। प्लस 172 रिलेटिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के ड्यूरेशन में चेंजेस आएंगे। 174 रिलेटिंग टू द डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जब लोकसभा में चेंजेस आ रहे हैं तो इनके भी डिसोल्यूशन में चेंजेस आएंगे। तो 83 85 रिलेटेड टू लोकसभा ड्यूरेशन एंड डिसोल्यूशन, एंड 173 172 रिलेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर ड्यूरेशन एंड डिसोल्यूशन। वहीं पे आर्टिकल 356 रिलेटिंग टू द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। तो प्रेसिडेंट रूल का जो स्टेट में इम्पोजिशन है दैट इज 356, आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से, इमरजेंसी का आर्टिकल है। तो वो हमारा इन
मेन जो आपके आर्टिकल्स हैं इसमें चेंजेस आने वाले हैं. दिस रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद 50% रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट. अब आपको पता है ऐसे केसेस में हमको 2/3 ऑफ मेजॉरिटी के साथ साथ 50% ऑफ रैटिफिकेशन ऑफ द स्टेट भी चाहिए, बिकॉज हमने यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में भी चेंजेस करने चाहे हैं. ठीक है. अब देखो यहाँ पे एक और बात कहते हैं कि सिंकिंग द टर्म ऑफ वेरियस स्टेट असेंबली विद लोकसभा. लोकसभा के हिसाब से अब आपको स्टेट असेंबली को सिंक करना होगा ना, उसके अकॉर्डिंग उनको ढालना होगा. द टर्म ऑफ डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट आर एंडिंग ऑन सेपरेट डेट. अब आपको पता है कि हर एक स्टेट का अपने अपने डेट पे इलेक्शन होता है, तो डिफरेंट स्टेट्स का जो इलेक्शन का डेट है वो सेपरेट होता है, अलग अलग डेट पे एंड होता है. टू होल्ड साइमल्टेनियस इलेक्शन द सेंटर विल हैव टू मेक सम स्टेट्स एग्री टू कर्टेल द टर्म्स. अब अगर आपको साइमल्टेनियस एक ही टाइम पे सबके इलेक्शन कराने हैं तो उसके लिए आपको एग्रीमेंट लेना पड़ेगा उन स्टेट्स का, उन स्टेट से कहना पड़ेगा कि वो अपने हाउस को कर्टेल कर दें, ख़त्म कर दें, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत है, आपको पता होगा, क्योंकि अलग अलग पार्टीज़ हैं भाई, वो क्यों अपने पर्टिकुलर टर्म को कर्टेल करना चाहेंगी. आप खुद ही सोचो, अगर ये हमारे 4 स्टेट्स हैं और इन 4 स्टेट्स में 3 तो राज़ी हो गए कर्टेल करने को, लेकिन चौथा तो दूसरी अपोजिशन पार्टी का यहाँ पे गवर्नमेंट बैठी है, तो वो क्यों हटना चाहेगी, आप खुद ही सोचो, है ना. वाइल अदर टू एक्सटेंड दियर curtailment and extension of assembly duration is a major challenge. अब यहाँ पे एक तो curtailment और एक extension बहुत बड़ा challenge बनकर आने वाला है. logistical challenge की बात करते हैं तो arranging of about 30 lakh electronic voting machines, that is EVMs, and voter verified paper audit trail, that is VVPAT machine, and deploying central forces around the country is a major logistic challenge. तो अगर ये आर्टिकल आपके मेंस आंसर राइटिंग में लिखने को आता है, what are your perspective towards your one nation one election, देन आपको वे फॉरवर्ड में भी कुछ चीज़ें बतानी होंगी, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव्स बताने होंगे, कुछ इसके फीचर्स बताने होंगे कि क्या क्या अच्छे चीज़ें होंगी, क्या क्या बुरी चीज़ें होंगी. तो उसमें आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन ज़रूर कर लेना. ठीक है. वीवीपैट का फुल फॉर्म याद कर लेना, ईवीएम का फुल फॉर्म याद कर लेना, आपके वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा. अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड लाइक द सेशन. थैंक यू सो मच. जय हिंद.